चलिए साहब, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस नर जननांग की, जिसमें हमने पुमंग को पढ़ा था। पुमंग, पुंकेसर, परागकोश, ये सब हमने स्टडी किया था। इससे आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे परागकोश की संरचना। ये सब परागकोश की संरचना, इसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर ये पढ़ना है अभी हम। क्लियर जी? चलिए साहब, तो इसे हम डायग्रामेटिकली पढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे समझने में ये इजी रहे संरचना। ठीक है, अब इसे हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। तो एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं जो हमारे समझने के लिए काम आ जाए। ठीक, इतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे एक लेयर नहीं होती है परागकोश की संरचना में, बहुत सारी लेयर होती है, आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं ये लेयर अगेन एंड अगेन बनाता हुआ जा रहा है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पे एक लेयर नहीं होती। ये आपने लेयर देखनी सब। ठीक, और आपको याद होगा हम ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कौन है साहब? बताओ। स्पोरोजीनस टिश्यू इसे हम बोलते हैं। ठीक है जी, आपको याद होगा हमने पढ़ा था टेट्रास्पोरेंजियस, चतुर्बीजाणुधानी। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बस बहुत बढ़िया साहब। ठीक, वही वाली बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आउटलाइन बना दिया है मैंने इसका, अब मैं इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, बाद में इसको हम और डीपली पढ़ेंगे। तो आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी परत जो है उसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं साहब? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस को ही हिंदी में हम क्या बोलेंगे साहब? बोलो। बहुत बढ़िया साहब, क्या बोलेंगे इसे? हम अधिचर्म बोलेंगे। नेक्स्ट जो आपको लेयर दिखाई देती है इसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतःस्तर। अंतःस्तर, या फिर मैं इसे दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ रेशेदार परत। और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसे एंडोथीसियम बोला जाता है। क्लियर जी? और तीसरी जो लेयर आपको दिखाई देगी, ठीक है, ये मिडिल लेयर होती है। मिडिल लेयर हिंदी में आप समझ ही जाएंगे, इसे क्या बोलेंगे? मध्य परत बोलेंगे। ठीक है, और सबसे अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा टेपिटम। ठीक है सर, परागकोश की जो चौथी लेयर है, परत है, वो कौन है? टेपिटम। क्लियर जी? और अंदर की तरफ आप इसके अंदर आप जाना चाहो तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है। स्पोरोजीनस टिश्यू। अगर मैं इसे हिंदी में बोलना चाहूँ कि भाई हिंदी में क्या बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू को? हिंदी में इसे बोला जाता है बीजाणुजन ऊतक। क्या बोला जाएगा साहब? बीजाणुजन ऊतक। क्योंकि टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलें साहब। ठीक है, अब देखो इसको हम डिटेल में अगर हम पढ़ना चाहें, ठीक है, कि क्या होता है ये, तो मैं इसका एक पीएस काट लेता हूँ। ठीक है, इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन मैंने इसका कट कर लिया। ठीक है, और इस वाले को डिटेल में बना रहा है कि ये वाला कैसा दिखेगा। क्लियर जी? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक मैंने एंथर का परागकोश का संरचना बनाई है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट या फिर बाहरी परत है, ये जितनी भी है एपिडर्मिस, अंतःस्तर, मिडिल लेयर, टेपिटम और बीजाणुजन ऊतक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, यानी कि एक अगर मैं इसकी स्टडी कर लेता हूं तो क्या इसकी भी स्टडी हो जाएगी? यस सर। क्या सर इसकी स्टडी हो जाएगी? बिल्कुल सर। क्या सर इसकी स्टडी हो जाएगी? बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैं एक की स्टडी कर लेता हूँ, बाकी सब खुद से हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, यही बिल्कुल यहाँ पे सेम होगा। चलिए साहब, हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये कैसा दिखता है, कैसा ये है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक, अभी मैं यही बना रहा हूँ, अब ध्यान से। ठीक है सर, ये देखो हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। ठीक है, कलर तो दिख ही नहीं रहा, दूसरा बोल देते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। चलो ठीक, चलिए ये सब आपके काम आएगा। अगर किसी को नहीं लग रहा है कि सर ये तो वो स्ट्रक्चर नहीं है, तो देखो भाई ये वाला पोर्शन ये ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा कटने के बाद? बिल्कुल सर,
ये ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लेयर होंगी कि नहीं होगी। समय बचाने के लिए मैंने डायग्राम पहले से बना दिया है। ठीक है, तो ये अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी लेयर या परत जो है जो हमने यहाँ पे देखी वो कैसी दिख रही है, यहाँ पे कैसी है। ठीक है सर, चलिए। तो आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर की तरफ आप देख ही सकते हो, ये सबसे बाहरी परत है या नहीं है। चलिए, और बाहरी परत का नाम क्या था बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है नहीं, एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा सर, बाहरी परत कौन हो गई, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की अगर आपको प्लॉइडी पूछ ली जाए तो आप याद रखना ये डिप्लॉइड होती है। क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। क्लियर जी। एपिडर्मिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिचर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिचर्म। ऐसे हिंदी लिख दूं मैं, ये हो गया सर अधिचर्म। ठीक है जी, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ये एक कोशिकीय मोटी परत होती है। कैसी है साहब, ये एक कोशिकीय मोटी परत। तो आपको पूछ लिया जाए जो एपिडर्मिस है, जो अधिचर्म है, वो कोशिकीय है या नहीं है, तो कोशिकीय है, पर वो भी कैसे ना, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय मोटी परत है। ठीक है जी। दूसरा, अगर इसके फंक्शन की बात की जाए कि ये क्या काम करती है, कार्य क्या है इसका, तो सबसे बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ जो रहता है उसका एक ही काम रहता है, और वो क्या होता है, सुरक्षा। तो इसे मैं बोल सकता हूँ सुरक्षात्मक परत बनाती है, सुरक्षात्मक परत बनाती है। क्लियर जी। चलिए, अब हम दूसरी लेयर की बात करते हैं। दूसरी लेयर को आप जानते हैं, उसका नाम क्या है, अंतः स्तर। ये हो गई सब दूसरी लेयर, इसे बोला जाता है अंतः स्तर, और इसे इंग्लिश में क्या बोला हमने, एंडोथीसियम। क्लियर जी, अंतः स्तर या फिर एंडोथीसियम। और क्या बोल सकते हैं इसे, बोलो, बहुत बढ़िया, रेशेदार परत। क्या बोल सकते हैं इसे हम, रेशेदार परत। ठीक है जी। इसके बारे में और बात की जाए, बिल्कुल सर। तो आप मुझे बताइए, ये कोशिकीय है या नहीं, बिल्कुल। ये भी कैसी है, एक कोशिकीय मोटी परत है। क्लियर जी, कैसी है ये, एक कोशिकीय मोटी परत है। ये सब ऐसे है, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अंतः स्तर या रेशेदार परत कोशिकीय होती है या नहीं होती, तो कोशिकीय होती है। क्लियर जी। यहाँ कोशिकाओं की भित्ति जो है, ठीक है, ये देखो आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कोशिकाओं की भित्ति है उसमें तीन है। तो कोशिकाओं की जो भित्ति है इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन भित्ति हैं अगर मिलने में बात करूं या परिवर्तन के बेसिस पे। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, पहली एक होती है बाह्य भित्ति। ठीक है, एक कौन सी होगी, बाह्य। दूसरी होगी अरिय, तीसरी होगी आंतरिक। ठीक है सर, पहली मैं बात करता हूँ बाह्य भित्ति की, दूसरी कौन सी होती है, आंतरिक, और तीसरी कौन सी है, अरिय। क्लियर जी। बाह्य भित्ति कैसी होगी, यहाँ पे पतली आपको देखने को मिलेगी। बाह्य भित्ति कैसी है साहब, पतली। जब आंतरिक भित्ति की और अरिय भित्ति की, तो आपको इनके अंदर एक कॉमन स्ट्रक्चर या कॉमन संरचना देखने को मिलेगी, वो है अल्फा सेल्यूलोज रेशों से स्थूलित होकर मोटी हो जाती है, स्थूलित होकर मोटी हो जाती है। यानी कि अल्फा सेल्यूलोज का यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन है, जमाव है। ठीक है, जबकि अरिय भित्ति की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसका स्पेस पॉइंट, तो इस पे कैलोस बैंड भी उपस्थित होती है। कौन से बैंड उपस्थित होते हैं यहाँ पे, कैलोस। कैलोस बैंड भी उपस्थित, कौन सी ऊपर, अरिय भित्तियों के ऊपर। क्लियर जी। तो ये बाह्य कैलोस, जो कैलोस बैंड है वो भी यहाँ पे क्या होता है, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं कैलोस बैंड, ये हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। चलिए, और हम बात करते हैं रेशेदार की। तो याद रखना साहब, ये रेशेदार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर रेशेदार स्थूलन होता है, यानी कि जमाव होता है रेशों में। ठीक है, इसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, रेशेदार स्थूलन। रेशेदार स्थूलन उपस्थित। रेशेदार स्थूलन क्या होता है साहब, यहाँ पे उपस्थित होता है, और इसी की वजह से, रेशेदार स्थूलन की वजह से, उपस्थित की वजह से, ये लेयर कैसी हो जाती है, ये परत कैसी हो जाती है, आर्द्रता ग्राही, यानी कि मॉइस्चर को क्या कर लेगी, ये नमी को अवशोषित कर लेगी, इसे बोला आर्द्रता ग्राह। ठीक है, और जब यहाँ से आर्द्रता सूखेगी तो आर्द्रता खत्म हो जाएगी, तो ये सूख जाएगी, सूख हो जाएगी तो ये बस्ट होगी, फटेगी। ठीक है,
तो इसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पराग कोश के स्फुटन में मदद करती है। पराग कोश के स्फुटन में मदद करती है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हमने दो लेयर की बात कर ली, दो परत की बात कर ली है। पहली थी एपिडर्मिस रिचम जो बाहर की तरफ है, दूसरा अंतःस्तर एंडोथीसियम रेशेदार परत जो उसके बाद है, ठीक है। और अब तीसरी परत की बात आती है जो कि मिडिल लेयर। कौन सी है साहब? मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर क्या है? अकेली नहीं होती। एपिडर्मिस की बात की जाए, नंबर पूछे जाए इसके, तो नंबर कितना होता है इसका? एक होता है। अंत स्तर के नंबर अगर आपको पूछे जाए कि इसकी कितनी परत होती है, तो इसके नंबर एक होती है सर। इसके भी नंबर कितने होते हैं? एक होते हैं। लेकिन जब आप बात करोगे मिडिल लेयर की या फिर मध्य परत की, तो मध्य स्तर की, ठीक है, ये देखिए सर, ये वाला क्वेश्चन, इसे बोला जाएगा मिडिल लेयर। इसे दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं सर? मध्य स्तर। मध्य स्तर। और क्या बोलेंगे इसे? मध्य परतें। अब देखो, परतें आ गया, यानी कि एक तो नहीं है ये जो हम बात कर रहे थे कि कितनी होती है ये, तो यहाँ पे इनके नंबर 1 से 3 होते हैं। कितने होते हैं साहब इसके नंबर? 1 से 3, ठीक है। यहाँ तो एक मिनिमम, एक तो है, मैक्सिमम 3 हो सकती है। क्लियर जी? चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्या है, कैसे है मध्य परत। ये वाली पोर्शन जो है, ये मध्य परत है, जो मैंने 2 कलर का बना रखा है गलती से, वैसे वो एक ही कलर का बना था, ठीक है साहब। आगे बात करें, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। मध्य परत की हम बात करें, ये आपको डायग्रामेटिकली दिखाई दे रहा होगा। मध्य परत की हम बात करें, अंत स्तर के नीचे, एंडोथीसियम के नीचे है या नहीं है? बिल्कुल साहब, उसी के नीचे है। तो इसे मैं कहूँ अंत स्तर के नीचे पैरेंकाइमा कोशिकाओं का बना होता है। अंत स्तर के नीचे पैरेंकाइमा कोशिकाओं का बना होता है। कौन बना होता है साहब? अंत स्तर। 1 से 3 परत होती है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये तो क्या ही बता, ठीक है। दूसरा काम क्या है इनका? तो इनके द्वारा भोजन संग्रहण किया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है साहब? भोजन संग्रहण किया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वो तो टेपिटम का काम है। हाँ, लेकिन टेपिटम पे कहाँ से आया, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? भोजन संग्रहण। देखिए नेक्स्ट लाइन ये एक्सप्लेन करी कि टेपिटम पे कहाँ से आया। यह स्तर अल्पजीवी है, मतलब थोड़े समय के लिए जिंदा रहता है। यह स्तर अल्पजीवी है क्योंकि इसे खाद्य पदार्थों को, क्योंकि इसके खाद्य पदार्थ जो किसने एब्जॉर्व किए थे साहब, सॉरी, जो संग्रहण किया था अभी इसने खाद्य पदार्थों का, इसके खाद्य पदार्थों को टैपिटम द्वारा अवशोषण कर लेने से यह नष्ट हो जाती है। आ गया समझ में? टैपिटम नष्ट हो जाता। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि टैपिटम के पास कहाँ से आया, और जो आप बोल रहे थे टैपिटम भोजन का संग्रहण करती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके पास कहाँ से आता है? मिडिल लेयर के पास से आता है या मध्य स्तर के पास से, ठीक है जी। चलिए, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अतः जब एक परागकोश परिपक्व होगा, एक परिपक्व परागकोश में ये होगी कि नहीं होगी? बोलो, बहुत बढ़िया साहब, ये नहीं होगी। तो एक परिपक्व परागकोश में मध्य स्तर, परिपक्व परागकोश में मध्य स्तर क्या रहता है साहब? अनुपस्थित होता है। क्लियर जी? चलिए, यहाँ हमने बात की है इसकी तीसरी परत की, जो अंत स्तर या रेशेदार परत के नीचे है। जैसे हमने क्या बोला है? मिडिल लेयर बोला। जैसे हमने क्या बोला है सर? मिडिल लेयर बोला। ये मेरे सारे सभी पॉइंट आपके समझ में आ गए। और अब हम बात करेंगे टैपिटम की। टैपिटम की बात करने से पहले अगर आपको मैं बताना चाहूँ, ये जो मैंने लिखा है अल्फा सेलुलोज के रेसे कैलोस बैंड उपस्थित, जो थोड़ा सा रह गया था, ये मैं बता देता हूँ आपको कहाँ रहता है, ठीक है। तो आप इसे समझना चाहें तो जो ये स्टोमियम है, ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसे हम स्टोमियम बोलते हैं। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन कौन हो गया? स्टोमियम, ठीक है। इसमें अल्फा सेलुलोज के स्टूडेंट जो है वो अनुपस्थित होते हैं। अल्फा सेलुलोज के स्टूडेंट क्या होते हैं सर? यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं। क्लियर? अल्फा सेलुलोज के तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अनुपस्थित होता है।
चलिए, स्टोमियम क्या काम करेगा आप आगे देखेंगे। जब एंथर या परागकोश जब बस्ट होता है, जब एंथर या परागकोश यहाँ से क्या होगा, बस्ट होएगा, जब यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे, परागकण निकलेंगे, तो ये इन्हीं जगह से बस्ट होता है। क्लियर जी? चलिए, अब हम इसकी फोर्थ लेयर की बात करते हैं, और वो फोर्थ लेयर कौन है? कैपिटल। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है रेड कलर, ठीक है, डायग्राम में, ये कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। रेड वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वाला पोर्शन कैपिटल को रिप्रेजेंट। क्लियर जी? इसे मैं आपके लिए बोलता हूँ कैपिटल। अब वो आपको डायग्राम यहाँ से नहीं दिखेगा, ठीक, मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। कैपिटल की बात करें, नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कैपिटल। चलिए, कैपिटल को हिंदी में भी कैपिटल ही बोलते हैं, हिंदी में भी क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये 31 पॉइंट की बात करें, क्या ये सबसे आंतरिक परत है? बिल्कुल, इसमें ऐसे लिख सकते, सबसे आंतरिक स्तर, जो पोषक स्तर की तरह कार्य करता है, जो पोषक स्तर की तरह कार्य करता है। पोषक स्तर की तरह कार्य करता है क्योंकि इसने जो पोषक लिया है, पोषक जो लिया है वो कहाँ पे लिया? देखो, भोजन संग्रह कौन कर रहा है? मध्य परतें कर रही है, और ये टेपिटम के द्वारा ले लिया गया है। क्लियर जी? तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है सर? कि ये पोषक स्तर की तरह कार्य करता है। ये एक स्तरीय होगा सर, यानी कि एक ही इसका नंबर होगा। अगर इसके नंबर की बात की जाए तो कितना होगा? एक। तो इसे मैं बोल सकता हूँ एक स्तरीय, या एक कोशिका के बराबर मोटाई, एक कोशिका के बराबर मोटाई। ठीक, थिकनेस की बात कीजिएगा। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, टेपिटम की कोशिकाएं, अभी तक देखो सारी की सारी लेयर जो है या परत जो है, उनकी कोशिकाएं सबकी सब क्या है? डिप्लॉयड है। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ शायद, नहीं बताया तो यहाँ पे देखिए, ये डिप्लॉयड लिखा हुआ है। एज वेल एज आपका जो रेशेदार परत है, ये भी क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। मिडिल लेयर भी क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। ठीक है, तो टेपिटम की कोशिकाएं, कैपिटम की कोशिकाएं, ये भी कैसी होंगी? डिप्लॉयड ही होंगी। दो ही गुणित ब्रैकेट में बोलूं डिप्लॉयड, तथा बाद में बहुगुणित और बहुकेंद्र की है, या एवं बहुकेंद्र की है हो जाती है। यह क्रमशः, ऐसा क्यों हुआ है सर? तो इसका अंतर क्या है? इनके अंदर क्या होता है? अंतः समसूत्री विभाजन। ये क्या होता है? ये हम बाद में आपको बताएंगे। अंतः समसूत्री विभाजन केंद्र के विभाजन के कारण होता है। मुख्य केंद्र के विभाजन के कारण होता है। अभी समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि ये जो बहुगुणित है, ये इसका रीजन क्या है? अंतः समसूत्री विभाजन। और ये जो बहुकेंद्र की है, ये जो बहुकेंद्र की है, इसका रीजन क्या है? मुक्त केंद्र के विभाजन। बहुगुणित का अंतः समसूत्री, बहुकेंद्र की का मुक्त केंद्र। क्लियर जी? सिंगल सेल ऑफ टेपिटम। ठीक है, ये मैंने टेपिटम की ये सेल बना दिया, कोशिका बना। इसके पास कितना न्यूक्लियस है? एक न्यूक्लियस है, और ये इसका साइटोप्लाज्म। सबके सब जानते हैं, कोई इसके अंदर नई बात, ये न्यूक्लियस होगा यानी कि केंद्र। ठीक है, इसे हम क्या बोलूँ? एक न्यूक्लियस है यानी कि एक केंद्र की सेल, एक केंद्र की है कोशिका। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके केंद्रक में विभाजन होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। मैं बोलूँ केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। ठीक है, और केंद्रक विभाजन हो गया, तो अब केंद्र कितने हो गए? दो। तो पहले केंद्र कितने थे? एक, अब कितने हो गए? दो। तो द्विकेंद्र की बन गई कि नहीं बन गई? इसे मैं बोलूंगा द्विकेंद्र की है कोशिका। इसके अंदर फिर से साहब क्या हो गया? केंद्र से विभाजन हो गया,
ये लीजिए सर, केंद्रक विभाजन। और अब कितनी बन गई कोशिश, अब कितने न्यूक्लियस यहाँ केंद्रक बन जाएंगे, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया सर, कितने बन जाएंगे, अब 4 बन जाएंगे। ठीक है, ये साइड तो इसी में क्या बोलूंगा, बहुकेंद्रिक, बहुकेंद्र की कोशिका या बहुकेंद्र की कोशिका। क्लियर जी। तो आप समझ गए केंद्र विभाजन। अब ये क्या है, रीजन क्या है इसका, कारण क्या है, तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, मुक्त केंद्र के विभाजन, ये वाला। ठीक है सर, तो इसकी वजह से ये कैसी हो जाती है, बहुकेंद्र की हो जाती है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि ये डिप्लॉइड से पॉलीप्लॉइड कैसे हुई, ये भी देख लेते हैं। क्या आप देखना चाहेंगे, बहुत बढ़िया से ये देखें, ये दोबारा से वही एक टेपिटन की कोशिका है। ठीक है सर, ये मैंने टेपिटन की कोशिका बोली। और ये डिप्लॉइड कैसी है, ये डिप्लॉइड, डिप्लॉइड इज दैट मींस 2n। क्या मैं इसे डिप्लॉइड सेल लिख दूं, डिप्लॉइड सेल। हिंदी में बोले तो इसे क्या बोलेंगे हम, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका। क्लियर जी। और अब इसके अंदर क्या हुआ, एंडोमाइटोसिस। क्या हुआ सर इसके अंदर, एंडोमाइटोसिस। सर ये एंडोमाइटोसिस यार, ये वही है जो आपको पहले बताया, ये है अंतः समसूत्री विभाजन। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या बोलूंगा इसे, अंतः समसूत्री विभाजन, अंतः समसूत्री विभाजन। ठीक है, और अभी कैसी हो जाएगी सर, 2n से क्या बन गई है, 2n से बन गई है 4n। और ऐसी कोशिका को बोला जाता है पॉलीप्लॉइड सेल। क्या बोला जाता है, पॉलीप्लॉइड सेल, यहाँ बोले तो बहुगुणित कोशिका, बहुगुणित कोशिका। मेरे हिसाब से ये अब आपको समझ में आ गए होंगे कि ये द्विगुणित के बाद बहुगुणीय और बहुकेंद्र के दोनों कैसे होते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया ठीक कैसे ये काम कर रहा है, या कैसे ये बहुगुणित द्विगुणित से बहुगुणित और एक केंद्र से बहुकेंद्र की हो जाती है। क्लियर जी, चले आराम से छापना आती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेपिटम के कार्यों की। ठीक है, तो देखो अभी चल तो हमारी टेपिटम रही है, तो ये देखिए इसी एंड में एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं इसके कार्य। टेपिटम के क्या कार्य हैं, तो कार्य में आप देखेंगे पहला तो वही है कि ये न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देगी साहब किसके लिए, परागकणों के लिए। तो देखिए एमएमसी और पीएमसी बोले तो पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एमएमसी को क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जब हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जब मैं हिंदी में लिख दूंगा एमएमसी और पीएमसी और परिवर्तनशील परागकणों को और परिवर्धनशील परागकणों पे पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। तो ये पोषण प्रदान कर रही है सब किसके लिए, जो परागकण है। इसी के साथ साथ ये सिक्रेशन करती है साहब एंजाइम व हार्मोन्स, एंजाइम व हार्मोन्स। आप जानते ही हो एंजाइम और हार्मोन्स, आपने 11th में पढ़ दिया होंगे। एंजाइम व हार्मोन का स्रावण करना। ठीक है जी, और ये सिक्रेशन करती है स्पोरोपोलेनिन। किसका सिक्रेशन करती है, स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन का स्रावण करना। इसी के साथ ये यूविस्ट काय का निर्माण करती है, यूविस्ट काय का निर्माण करती है। ठीक है, और पॉलेंटिक पदार्थों का स्रावण करती है, पॉलेंटिक पदार्थों का स्रावण करती है। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन का स्रावण है, स्पोरोपोलेनिन का स्रावण है, यूविस्ट बॉडी या यूविस्ट काय का स्रावण है, पॉलन किट का स्रावण है। ये सारे के सारे फंक्शन टेपिटम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मुक्त केंद्र की, अंतर समसूत्री, बहु केंद्र की, बहुगुणीय, ये नीट में पूछे गए, इसमें पूछे गए साहब ये नीट। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। और फंक्शन भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे इसके बेसिस पे मिल जाएंगे सर, इसके फंक्शन के बेसिस पे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आपने बता तो दिए हमें, एंजाइम हार्मोन का सिक्रेशन, स्पोरोपोलेनिन, यूबिस बॉडी, पोलन किट, ये क्या होते हैं? ठीक है सर, ये भी हम एक एक करके नहीं बात कर लेंगे। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन क्या है, यूबिस क्या है, पोलन किट क्या है, तो ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये सब हम बात करेंगे।